आलोक विवेकानंद छात्रावास के हमारे ये सारे विद्यार्थी आज यहाँ पर हैं और इनके संस्कार इस बात पे द्योतक है कि आलोक के उन संस्कारों से आज भी प्रेरित होकर ये अपने जीवन को दिशा दे रहे हैं। मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ और इन्होंने आज यहाँ भावभीना स्वागत किया है। इनको मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं और बधाई। डॉक्टर प्रदीप जी कुमार सभी पधारिए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जयराज जी आचार्य हमारे बीच है। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा डूंगरपुर के का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा आदर्शों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे इसकी गरिमा में वृद्धि हो। भारत माता की जय। मैं अपना नाम बोलिए। निवासी भारत विकास परिषद मुख्य शाखा डूंगरपुर के अपना पद बोलिए। का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूं। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा आदर्शों के अनुरूप निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे इसकी गरिमा में वृद्धि हो। ईश्वर मुझे इस संकल्प को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें।
भारत माता की जय। आपको बहुत बहुत बधाई सभी को। आपसे अनुरोध है कि इसका हस्ताक्षर करके आज के इस आयोजन में मैं सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि जब शुरुआत करने की बात आती है तो बीच में पहले ही जय और राज दोनों साथ बैठे हों और फिर जय और राज मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हों और शाखा का नाम ही मुख्य हो। अपने आप ही पूरे राजस्थान में किसी शाखा का नाम नहीं है, लेकिन डूंगरपुर का अपने आप नाम ही मुख्य है। तो जब अपने आप को मुख्य घोषित कर दिया तो फिर मैं सोच रहा था इधर बैठा हुआ नगीन है, तो वो नगीन जो है वो स्ट्रांग रिंग है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता वो आपका अध्यक्ष है, और जिसके साथ खुद ईश्वर है सचिव बनकर, फिर मुझे कहना ही क्या, फिर तो अपने आप ही ये गति प्रदान करेगा। और फिर एक तरफ गिरीश है, एक गिरीश ही काफी होता है। गिरीश मतलब पीक ऑफ द माउंटेन, यानी पहाड़ का उच्च शिखर गिरीश है। इधर भी गिरीश है और प्रांत में भी गिरीश है और राष्ट्र में भी गिरीश है, दोनों गिरीश के बीच में डूंगरपुर है। तो फिर कहना ही क्या। आज के इस दायित्व ग्रहण समारोह में मैं समझता हूं ये जो संजोग बैठे हैं आपस में, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इस डूंगरपुर मुख्य शाखा को, ये मुख्य तो हमेशा जुड़ा ही रहेगा, बाकी किसी के आगे मुख्य है नहीं, हर एक के कुछ नाम है। मेवाड़ शाखा है कि विवेकानंद है कि वंदे मातरम है कि युवा शाखा, ये तो मुख्य है। तो कहीं अगर मुख्य का नाम पूरे दक्षिण प्रांत में लिया जाएगा तो मुख्य मतलब डूंगरपुर। तो आप मुख्य बने रहिए, हम आपके पीछे निरंतर चलते रहेंगे। तो बहुत उत्तम बात है। आदरणीय जयराज जी, गिरीश जी पानेरी, गिरीश जी सोमपुरा, ईश्वरलाल जी, हमारे सभी आदरणीय डायलाल जी मोची, नरोत्तम जी, महेश जी त्रिवेदी, हरिशंकर जी हमारे कार्यवाहक हैं ये पूरे, मयंक जी दोषी, दिनेश जी, श्रीमाल साहब का मैं जरूर आभार व्यक्त करूंगा कि वे एक पूरे कोऑर्डिनेटर की तरह, ये दोनों मतलब वो जैसे डेगची और चम्मच का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसके बगैर कुछ चीज बनती नहीं है। तो गिरीश जी अगर डेगची है तो ये उनके चम्मच है जो बीच में दोनों मिलकर किसी पकवान को तैयार करते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा संयोग है। हमारे मांगीलाल जी कुमार साहब और मुकेश जी, चंद्रेश जी और सभी सम्मानित मातृशक्ति और सभी सम्मानित दोनों शाखाओं के अध्यक्ष, वंदे मातरम शाखा जो अभी थोड़ी कहीं ढीली पड़ी है तो उसको भी आज इनको झंडा हमने पकड़ा दिया है। थोड़े दिन में उस झंडे को पूरा अच्छे जोर के साथ वंदे मातरम के जयघोष के साथ फिर फहराना है। तो वो शाखा के अध्यक्ष और सचिव, और युवा शाखा, तो युवा ही होते हैं, तो युवाओं की फौज यहाँ पर मुझे काफी दिख रही है। जब मैं नगर में प्रवेश कर रहा था तो मुझे, अब संगठन की बातें तो जयराज जी ने बहुत कर दी, मैं तो आपसे अपने दिल की हल्की फुल्की बातें करूंगा कि जिस डूंगरपुर के जिस वातावरण को जब मैं देख रहा था, मैं एक बहुत पहले आया था, एक छवि लेके आया था कि वैसी कुछ शाखा शहर होगा जहां अभी भी ग्रामीण संस्कृति अपने ढंग से चलती होगी, न तो सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी थी न ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जब इस बार मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नगर घुसते ही साफ सुथरा लगा, सुंदर भी लगा, और जो गैप सागर है वो पहले वहाँ पर दुनिया भर की गंदगी रहती थी, वहाँ अब कुछ सुंदर सजा हुआ बाजार भी नजर आया। तो मुझे लगा ये डूंगरपुर तो अपने आप में है तो हिल सिटी है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इसको हिल स्टेशन की तरह डेवलप किया जा सकता है। भारत विकास परिषद को इस दिशा में पहल करनी चाहिए इस टूरिज्म को बढ़ाने की दृष्टि से, क्योंकि उदयपुर वाले तो पूरी विश्व में नंबर 1 शहर है, तो वो यहाँ चल के आते नहीं है। तो उनको भी ये चल के दिखाओ कि ये भी कुछ सुंदर हिल सिटी है, यहाँ भी कुछ पोटेंशियलिटी है, यहाँ भी वो संवेदनाएं और वो नैसर्गिक सुंदरता यहाँ पर रग रग में समाई हुई है, उसको उभारने की जरूरत है। अगर डूंगरिया भील ने इस शहर को स्थापित किया और उसके बाद राह पर महाप के
उस संस्कृति के, उस इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिसोदिया कुल यहाँ पर आया और उन्होंने इस माटी में जो बीजारोपण किया तो उसके कण कहीं न कहीं आपके वो रज कण आपके चलते हुए पांवों में भी मिलते होंगे और वो स्पंदन और वो अनुभूति इतिहास की आपको भी कहीं कहीं गौरवान्वित करती होगी कि मेरा शहर भी बहुत सुंदर है, जिसे पूरे देश में सफाई का सर्वोच्च सम्मान मिला, मैं उसमें एक घटक हूं, मैं उसमें एक पात्र हूं। ये अनुभूति गर्व की आपको निश्चित रूप से होती है। अगर ये भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि उस गौरव को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाकर उसको आगे बढ़ाएं। अभी मयंक जी ने बहुत सी बातें बोली यहाँ पर और तिवारी जी ने तो अपनी बात संगठनात्मक दृष्टि से कह दी। हमको संगठन की जरूरत क्यों होती है? कभी आपने सोचा कि हम मिलते क्यों हैं? हर एक को अपने अपने, मैं अपना कमाता हूं, मैं अपना खाता हूं, मुझे कोई कमा के देता नहीं, मुझे कोई खिलाता नहीं, तो मैं तो इसी अहंकार में रह सकता हूं। ऐसी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस अहंकार में जी सकते हैं कि मुझे किसी से क्या लेना देना, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो एक कपड़ा किसी ने तूने पहना है इसको भी सिलने वाला एक दर्जी है, तुमने जो एक जूता पहना है उसको भी बनाने वाला वो कंपनी है या मोची है, या वो जो अन्न तुम खा रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, वो उस किसान का पसीना उसमें से टपका हुआ है जिस अन्न को तुम खा रहे हो, और तुम उसको कई बार झूठा भी छोड़ देते हो। तो हम हैं, तो हमारा अस्तित्व, हम पूरे संसार से हमारा अस्तित्व है, तो हमको संगठन की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि इसमें एक गुण है। अभी हमारे विद्यार्थी ने अपनी बात कही, इसमें एक गुण है, इसमें एक गुण है, उसमें एक गुण है, हर एक में एक एक गुण है। हम सब मिलकर, हम सक्षम नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, व्यक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकता, इंसान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण हो जाता है वो ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो तो वो है, वो शंकर है, वो पूर्ण हो सकता है, हम नहीं है, हम अपूर्ण है। इसलिए जब हम अपूर्ण से अपूर्ण मिलकर एक हो जाते हैं तो हम पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम पूर्णमिदा का ये नाद करते हैं और वो संगठन से होता है। अतिथियों ने बहुत सारी बातें बोली, इसलिए उनको बहुत ज्यादा दोहराने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर दो रंग हैं। दो रंग किस लिए हैं? जे आपने में ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि ये पगड़ी में भी दो रंग है, एक लाल है, एक केसरिया है। तो ये एक रंग भी तो हो सकती थी, लेकिन चयन करने वालों ने सोचा कि लाल और केसरिया दोनों होने चाहिए। लाल जो प्रतीक है वो मातृशक्ति का है, ये जो लाल रंग है ना, ये मातृशक्ति का प्रतीक, और केसरिया शौर्य का प्रतीक है, जो पुरुष का प्रतीक है। तो इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इसलिए ये पगड़ी लेनी है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि भारत विकास परिषद को इन दो रंगों से सरोकार करना है। यानी मातृशक्ति हमेशा निरंतर साथ माथे पर रहनी चाहिए, तो हम अपने शौर्य का इस सेवा का जो है पराक्रम अपने शौर्य से हम दिखा सकेंगे। इसलिए ये डबल रंग की पगड़ी यहाँ दी जाती है। और जो रहे अतिथि यहाँ पर, उनको ये ऊपर ना पहनाया जाता है, तो ये जो देखते हैं अब, ये क्या है, ये धागा क्यों पहना है, ये क्या क्या प्रतीक है इसका क्या उपयोग है, क्यों पहनाते हैं, ये तिलक लगा है, इसका क्या उपयोग है? हम सब भारत विकास परिषद के लोग हैं, हमको उस संदेश सत्य की यात्रा को करना चाहिए। हमको उन बच्चों को संस्कारित करने की नैतिक जिम्मेदारी, जब तक माताएं इन कार्यक्रमों में नहीं आएगी उनको ज्ञान कैसे मिलेगा? आज आप मुझे सुन रहे हो तो मैं अपनी बात कह रहा हूं। आज मेरे भाषण के बाद शायद आप चर्चा करोगे, उन्होंने ये बात कही थी। हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, वहां क्या मिल जाता है? मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि मेरे पिताजी जाते थे, उन्होंने कहा कि तुम जाओ, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। हमें भाव ही नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हम नारियल क्यों फोड़ते, केला क्यों नहीं फोड़ देते, हम एप्पल क्यों नहीं फोड़ते? नारियल जो है वो इस खोपड़े का प्रतीक है, वो अहंकार का प्रतीक है। उस अहंकार को जब तोड़ देते हैं जोरी से, वहां पटक के तोड़ते हैं, तो वो पानी अहंकार का निकल जाता है और फिर हम अंदर जाते हैं, तब हम घंटी बजाते हैं। और जो हमने घंटी बजाई, हमारी तंद्रा विचारों की टूट जाती है और तारतम्य ईश्वर से हो जाता है। इसलिए हम वहां जाकर घंटी बजाते हैं। अहंकार विसर्जित हुआ, विचारों की तंद्रा टूटी और भगवान से हमारा साक्षात्कार हो गया। ये वो सत्य है, वो शाश्वत स्थापित सत्य है, जो आज की पीढ़ी को समझाने की जरूरत है। ये तिलक लगाया, क्यों लगाया तिलक, क्या जरूरत है? कुछ और ही लगा लिए, चाहे गुलाल लाल रंग की वो यहां लगा लेगी, तिलक क्यों लगाया?
यहाँ तो ब्रह्म समाज बहुत है जो वेदों के ज्ञाता है, और ये तो पूरी कैपिटल है बांसवाड़ा डूंगरपुर, तांत्रिकों की और विद्वानों की कैपिटल है। तांत्रिकों से मेरा मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं है, तंत्र से मतलब एक अच्छे तंत्र से मेरा मतलब है। हमको ये बात समझने की जरूरत है कि ये तिलक क्यों लगा है। ये तिलक श्री का प्रतीक है। ये तिलक, ये जो लाल है ना, ये सिंदूर, ये शक्ति का प्रतीक है। इसलिए माताओं को जब लाल सिंदूरियां लगाते हैं ना, तो उनकी आज्ञा चक्र बंधा हुआ है। हम समझ जाते हैं कि ये स्त्री किसी की है वो, और उसकी आज्ञा से बंधी हुई है। और जब हम इस कार्यक्रम में आते हैं और जब ये कांकण डोरा जब यहाँ बांधा जाता है, तो उस समय ये संकल्प मनी मन हो जाता है। हाँ, क्या बोलते हैं, ये ने बद्दो बलि राजा दान में इंद्रो महाबला है। तो वो जो बोला जाता है, तो उस समय इस कमरे में प्रवेश करते वक्त अब गिरीश पानेरी जी ने जो व्यवस्था बनाई है, मैं उससे बंधा हूं, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। वो यहां से बंध गया, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं पूरे समय उस अनुशासन में बंधा रहूंगा। ये जब तिलक लगा और उसके बीच में चावल लगा, तो ये जो श्री का, लक्ष्मी का प्रतीक है, उसके बीच में ये जो चावल है, ये पुरुष तत्व का प्रतीक है। इसलिए यही दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं। इसलिए नारी शक्ति, महिला शक्ति और पुरुष शक्ति दोनों जब तक भारत विकास में साथ नहीं होंगे, कार्यक्रम अधूरा रहेगा। पूर्णता तभी मिलेगी जब दोनों मिलकर सदा साथ रहे। इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारी हमारी यहाँ है, इसलिए परिवार की सदस्यता हमारी है कि दोनों मिलकर हम काम कर सकें। और जब मैं देखता हूं कि इस परिषद के लिए लिखने के लिए दोनों मास्टर हैं, मास्टर से मेरा मतलब है जिसको, जो मैस्ट्रो हैं, जो अपने आप में निपुण हैं, है ना, जो अपने आप में परिपूर्ण हैं, और दोनों रिटायर्ड हुए शिक्षक के पद से हैं, ऐसे गिरीश जी और दिनेश जी श्रीमाली। दिनेश स्वयं नाम अपने आप में परिपूर्ण है। और जब ये लिखते हैं, मैं इसलिए लिखता ही नहीं, मैं सोचता हूं मेरा काम ये कर रहे हैं, और ये लिखते हैं तब कड़े शब्दों में। मैं तो जो बोलता हूं खरी खरी भी बोल देता हूं। तो हमको वो जो लिखा गया उसको समझने की आवश्यकता है। आज इस परिषद का जब दायित्व ग्रहण हो रहा है, तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी ये भी है कि हम इस पानी को थोड़ा और बहाएं। ये जो पॉन्ड है, ये जो तालाब है, ये भारत विकास परिषद का जो सुंदर कमल रूपी जो पूरा पॉन्ड है, उसके अंदर पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, उसमें निर्मल जल भी आना चाहिए। जब निर्मल जल नए सदस्य के रूप में आएगा, तब ये कमल और ऊपर उठेंगे। जब और उठेंगे तो और खिलेंगे और खुशबू फैलाएंगे। इसलिए नए सदस्यों के लिए भी हमको कुछ संकल्प करना चाहिए। संगठनात्मक दृष्टि से जयराज जी ने बहुत सी बातें कह दी। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि ये डूंगरपुर में बहुत पोटेंशियलिटी है। मेरे में मैं चूंकि ईश्वर के, जैसा आपने कहा, अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूं। मैं लोगों को, मैंने अभी पूरी गीता का काव्यात्मक रूपांतरण किया है, रामचरितमानस का किया है। इस कोरोना काल में बैठ के मैंने तो ज्यादा काम किया है। मेरे लिए तो वो कोरोना, हम सब के लिए कोरोना बहुत बुरा रहा। हमने बहुत से सबक सीखे, हमने बहुत से पाठ पढ़े। जीवन में क्या आवश्यक है ये हमने सब जाना। आज कोरोना के काल में हमको सबक सिखा दिया कि बहुत ज्यादा सुंदर कपड़े, सुंदर वैभव, चमचमाती कारें, जूते, कपड़े, वो सब सूने पड़े रह गए। 90 दिन तक उनको लोगों ने तो हाफ पैंट पहन के 90 दिन निकाल दिए, उनको पैंट पहनने का भी मौका नहीं मिला। बाद में जब 90 दिन बाद पहनी तो पैंट ही टाइट हो गई कि बैठे बैठे इतनी खाई होगी। तो इस कोरोना काल में पता नहीं क्या क्या बातें हमको जीवन के उस सबक को सीखने के बाद भी अगर हम नहीं सीखे और फिर हम मसाणिया वैराग जो जागा था वापस फिर से उसी लाइन पर चले गए, तो हमारा इस कोरोना काल को फेस करने का कोई मतलब नहीं रहा। इससे सबक लेकर हम नई दिशा में कुछ अपने अंदर उस ऊर्जा को, अपने स्वयं को भी जानने के लिए संपर्क करने की बात है। संपर्क प्रमुख है। संपर्क अपने आप से भी तो करिए। आप खुद को कब जानने की कोशिश करते हैं? हाँ, आत्मदीपो भव, हम तो कहते हैं अपनी आत्मा को दीपक बनाएंगे। बाहर के दीपक से रोशनी नहीं होने वाली, वो रोशनी अंदर के दीपक से होगी। अंदर से दीपक का मतलब ये अपने आप की, अपनी आत्मा को पहचानने का। यदि कोई संसार में एक स्वरूप है तो वो मनुष्य है। बाकी जो जानवरों में भी आत्मा है, चींटी में भी आत्मा है, सब में आत्मा है, लेकिन मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसको आत्म स्वरूप को पहचानने का इस शरीर रूपी इस साधन के माध्यम से उसको समझने का अवसर मिलता है। तो आइए हम सेवा करके उस आत्मरूपी स्वरूप को समझ सके। भारत विकास परिषद की ये एक वाइब्रेंट मुख्य शाखा तो है ही है, वाइब्रेंट भी है। कुछ और लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। मुझे डूंगरपुर शाखा ने याद किया और नगीन जी और विशेषकर गिरीश जी
दिनेश जी, इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। यद्यपि था आज शिक्षक दिवस, आज के दिन मुझे उदयपुर में कई मेरे विद्यार्थी आते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को छोड़कर आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो क्रिश्चियन, सबसे पहले उन्होंने बाइबल पढ़ ली और बाइबल पढ़ने के बाद उसका एग्जाम दिया और उसमें उनको बहुत अप्रिसिएशन मिला। तब अंग्रेजों ने सोचा ये आदमी बहुत अच्छा है, ये हमारा स्पोक्स पर्सन बनेगा। लेकिन उन्होंने किस लिए पढ़ी कि वो कंपेयर कर सके, और उन्होंने उस पढ़ने के बाद कहा कि दुनिया में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, इसके सिवा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम उस सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हम हिंदू धर्म की भी बात नहीं करते। सनातन ये चिर पुरातन जो सदियों से चला आ रहा है, इस सृष्टि की उपज के साथ जो धर्म था वो केवल एक ही धर्म था, वो सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। इसलिए उस पर ही हमको विश्वास करना चाहिए। मुझे आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, बाकी बातें तो बहुत, हम तो व्यासपीठ पर बैठ के बोलने वाले हैं। मैं तो राम कथा भी करता हूं, तो वहां घंटों 3-3 घंटे राम कथा भी कर लेता हूं, हनुमान और जीवन प्रबंधन को भी बता देता हूं। वो कभी अगली बार अब भारत विकास के सभी लोगों को आमंत्रित करके किसी दिन कहीं आयोजन करेंगे। आसपास में जो वातावरण है, आप तो खुद ही बेणेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, आपके आसपास न जाने कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो सुषुप्त अवस्था में है। इन वनवासियों, आदिवासियों को फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। कुछ अलगाववादी ताकतें, कुछ वामपंथी ताकतें फिर इस क्षेत्र में सक्रिय है, उसको रोकने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि वो काम केवल राजनीतिज्ञों का है। वो राजनीतिज्ञ तो अपनी रोटियां सेक सकते हैं, लेकिन समाज में अंदर अगर वो कुरीतियां बनकर चली गई और वो नक्सली बनकर अगर आपके सामने आ गए तो आपके घर भी नहीं बचेंगे, आपके बिजनेस भी नहीं बचेंगे। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अभी समय रहते चेत जाइए, ये वो सेंटर बनने जा रहा है। मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं आप सब समझदार हैं। उन विलगाववादी शक्तियों को सचेत करते हुए समय रहते हम भारत विकास परिषद मूल राष्ट्रधारा से जोड़ने की कोशिश करें तो हमारा संगठित होना सक्षम होगा, सही होगा, और हम इस देश को जो विकास की बात करते हैं परिषद के माध्यम से, वो विकास हो सकेगा। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य हो तो ऐसा हो, गुरु के प्रति आदर और भावना, ये वो घर से दोहरा से रहने वाले आप, वहाँ से हमसे पहले जो हम लोग कार्यकर्ता थे, हमसे पहले ये बच्चा पहुँच गया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और गुरु के प्रति आदर बनाए रखें। आपको बहुत मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, मेरी कलम में इश्क भी लिखना चाहूं तो आलोक लिखा जाता है। मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो आलोक लिखा जाता है। अनसक्सेसफुल प्रूव्स दैट द सक्सेस एफर्ट्स डू नॉट विद द सोल। मैं जब हम हमारे आलोक स्कूल में जाते हैं तो आलोक एक स्ट्रक्चर है जो एक पहाड़ पे बना हुआ है। तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या मेहनत चाहिए होती है। तो आलोक में जब चढ़ते हैं ना बच्चे, तो वो नीचे से चढ़ते, जो मेहनत करता है वो आगे निकलता है। तो जैसे ही हम आलोक स्कूल में जाते हैं तो वहां पर एक स्वामी विवेकानंद का स्टेच्यू है, और स्वामी विवेकानंद का मतलब होता है द्रोणाचार्य से भी बढ़कर है वो। तो स्वामी विवेकानंद एक यूथ हैं जो 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ है, और 12 जनवरी 1963 में उनका नेशनल यूथ डे बनाते हैं, और हर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आलोक की कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आपके बच्चों को यदि वहाँ पर जाने का मौका मिले तो आपके बच्चे उस स्कूल से हमेशा लीडर बनकर ही निकलेंगे। क्योंकि वहाँ पर यदि क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं तो उस क्लास में 45 के 45 स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी जाती है मॉनिटर की। जैसे हमारे वहाँ पर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का एक मॉनिटर होगा, स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स का एक मॉनिटर होगा, जैसे लाइन बनानी है तो लाइन का मॉनिटर होगा, क्लास का मॉनिटर होगा, डिसिप्लिन मॉनिटर होगा, कबर्ड मॉनिटर होगा। और आलोक में बहुत कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप बच्चे को बहुत इतना कुछ दे सकते हैं जहाँ पर कोई नहीं दे सकता। भारत में ऐसी कोई स्कूल नहीं होगी जहाँ पर डायरेक्टर से जाके आप संवाद कर सकें। ये हमारे सर हैं, जाके आप कभी भी जाइए 12 आवर्स जो स्कूल चलती है, और हम हॉस्टल वाले थे तो हम इनको रात को यदि हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उनके घर पे भी जा सकते हैं। तो आलोक वो चीज़ है जो तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। और हर बुधवार को मेडिटेशन होता है, और मेडिटेशन वो चीज़ है जो इस दुनिया में सब कुछ करा सकती है। तो जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी
राजस्थान में एवरी एग्जाम निकला है, हर एग्जाम निकला है, हर बच्चा तैयारी कर रहा है, लेकिन वो पढ़ता यहाँ है पर दिमाग में कुछ और चल रहा है। सही बात है, जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि पढ़ता है वहां है और दिमाग कहीं और चल रहा है। तो किताब बोलती है तुम मुझसे बातें करोगे तो मैं तुमसे बातें करूंगी, बाकी किताब ऐसे बातें नहीं करती है। किताब चाहती है कि तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तो किताब से बातें करने के लिए दिमाग को मेडिटेशन की जरूरत होती है, और मेडिटेशन तब होता है जब ये गुरुजी सिखाते हैं। हर बुधवार को आलोक में 1 आवर का मेडिटेशन होता है, जिससे इस दुनिया की हर चीज हासिल की जा सकती है। आलोक का हर स्टूडेंट आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, वो एकदम फ्रीडम बात करेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी हमें सर से परमिशन लेना था पहले, पर सर ने मना कर दिया। मैंने सोचा सर का सम्मान करना है तो हमें नहीं बोलना, लेकिन कुदरत ने कुछ और चाहा तो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम।